Assalamualaikum everyone. I am Hasnain Ijaz and you're watching a Concept Door where we make a study easy and exciting. सो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन को डिस्कस किया था। आज हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है और कौन कौन सा फैक्टर सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, इस लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बातें सॉल्यूशन के बारे में करने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर मैं जाऊंगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो आपको सॉल्यूशन के बारे में पता होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले आपका ये जो सॉल्यूशन है ये होता है आपका मिक्सचर। सबसे पहले आपका ये जो सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है, जब दो चीजों को आपस में मिक्स करते हो फिजिकली तो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अब अगर दो चीजों को मिक्स करने के बाद जो नई चीज बनी उसकी जो कंपोजिशन हो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहे, सेम रहे, तो उस सॉल्यूशन, उस मिक्सचर को आप नाम देते हो किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का। उस मिक्सचर को किसको नाम दिया, होमोजीनियस मिक्सचर का नाम दिया। अब आपका ये जो सॉल्यूशन होता है ये होता है आपका कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी जो कंपोजिशन होती है ये थ्रू आउट द सैंपल क्या रहती है, सेम रहती है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। जैसे मैंने लिया वाटर, अब मैंने इस वाटर के अंदर ऐड कर दिया किसको, साल्ट को, या मैंने ले लिया वाटर उसके अंदर ऐड कर दिया किसको, शुगर को। अब जब मैंने साल्ट को वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और जब मैंने क्या काम किया, शुगर को वाटर के अंदर डाल दिया तो मेरे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। कौन सा सॉल्यूशन बन गया, मैं बोल देता हूं मीठा सॉल्यूशन बन गया, मीठा सॉल्यूशन बन गया। और ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, साल्टी सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स थे वो आपस में मिक्स हुए तो ये आपका सॉल्यूशन बना। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स में जो चीज डिसॉल्व हो रही होती है, जैसे पानी के अंदर साल्ट डिसॉल्व हो रहा है, जो चीज डिसॉल्व हो रही होती है इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको देते हैं नाम सॉल्यूट का। और आपका ये जो सॉल्यूट जिस कंपोनेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा होता है, जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा होता है, जो डिसॉल्व हो रहा होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा होता है उसको किसका नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है सॉल्वेंट का। यानी यहाँ पे शुगर मेरा क्या है, सॉल्यूट है, ये डिसॉल्व हो रहा है, और जिसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो है वाटर। वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। वाटर को किसका नाम दिया, सॉल्वेंट का नाम दिया। अब जो सॉल्यूशन हुआ मेरे पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। इन दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। एक्चुअल में सॉल्यूशन बनता कैसे है, जैसे मैं साल्ट ले लूं, कोई भी अपना कॉमन साल्ट ले लिया NaCl, इस कॉमन साल्ट को जब मैं वाटर के अंदर डालता हूं ना तो ये साल्ट भी पोलर सब्सटेंस है, मेरे पास वाटर भी पोलर सब्सटेंस है। जैसे मेरे पास ये वाटर था, इसके ऊपर पोल्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव पोल, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब ये क्या काम करते हैं, NaCl के, आपका जो वाटर होता है उसका पॉजिटिव जो साइड होती है ये NaCl के नेगेटिव साइड पे आके क्या काम करती है, इधर उधर इसको घेर लेती है, और जो नेगेटिव साइड होती है वो पॉजिटिव साइड को आके क्या कर लेती है, सराउंड कर लेती है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका सॉल्यूट अट्रैक्शन, और दूसरी होती है आपकी सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। अब सॉल्यूशन कब बनता है, जब आपके सॉल्यूट अट्रैक्शन होती है ये ब्रेक हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और नई अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। अब जब भी आपकी
किसी भी मिक्सचर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को डालोगे, अब उस सॉल्यूशन के अंदर अगर आपकी सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वो चीज तब डिसॉल्व होगी। अगर सॉल्यूट अट्रैक्शन ज्यादा है, वो ब्रेक नहीं हो रहे अपने आयंस में या अपने कंपोनेंट्स में जिसने उसको बनाया होता है, तो आपकी वो चीज डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो वो चीज क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आपका क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है। अब सॉल्यूशन कैसे बना, आपने क्या किया, सॉल्यूट को ऐड किया था। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं जितना मर्जी सॉल्यूट को वाटर के अंदर ऐड करता रहूं तो उसके अंदर डिसॉल्व होता रहेगा? जैसे कि मैंने क्या काम किया, मैंने ले लिया 100 ग्राम वाटर, मैंने ले लिया 100 ग्राम, मैंने यहाँ पे वाटर लिया कितना, 100 ग्राम, और मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहा हूँ। मतलब मेरे पास रूम टेम्परेचर था, मैं रूम टेम्परेचर पे ये काम कर रहा हूँ। अब मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, इसमें शुगर डाला, पहले मैंने शुगर डाला 10 ग्राम, इसके अंदर मैंने 10 ग्राम क्या कर दिया, शुगर डाल दिया। जब मैं इसके अंदर 10 ग्राम शुगर डाला तो ये डिसॉल्व हो गया। फिर इस 10 को मैंने क्या काम किया, 20 कर दिया, 20 भी डिसॉल्व हो गया, 20 ग्राम भी डिसॉल्व हो गया। अब फिर मैंने इसको क्या कर दिया, 30 ग्राम कर दिया, 30 ग्राम को भी फिर शेक किया, फिर क्या हो गया, ये डिसॉल्व हो गया। अब मैंने इसको 30 को जब 36 किया तो ये भी क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब मैंने क्या काम किया, इस 36 के अंदर 1 ग्राम जब और डाला तो वो जो 1 ग्राम था वो आके नीचे सेटल डाउन हो गया। मतलब जो 1 ग्राम था वो आके नीचे सेटल डाउन हो गया, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, बल्कि 36 ग्राम जो थे ना 100 ग्राम वाटर के अंदर, ये मैंने वाटर लिया था 100 ग्राम वाटर के अंदर 36 ग्राम डिसॉल्व हुए। अगर उसको मैंने जब 37 किया तो वो आगे क्या हो गया, नीचे सेटल डाउन हो गया। मतलब 100 ग्राम वाटर जो है 36 ग्राम सोल्यूट को अपने अंदर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे अब मैं शुगर को जब डिसॉल्व करता हूं 100 ग्राम वाटर के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करता हूं तो वो 204 ग्राम को डिसॉल्व कर रही है। वो 100 ग्राम वाटर 204 ग्राम शुगर को क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। अगर मैं इसको 205 कर रहा हूं तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा सॉल्यूशन जब बना जिसके अंदर और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा, डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ये जो सॉल्यूशन बनाए जो मोर और क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे सॉल्यूशन को मैं नाम देता हूं किसका, ऐसे सॉल्यूशन को मैंने नाम दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो नो मोर क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट को ऐड करे, उसको किसका नाम दिया जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, मैंने इसका टेम्परेचर किया हुआ था 20 डिग्री। अब मैंने इसको क्या किया, इस 20 डिग्री से क्या कर दिया, इसको टेम्परेचर को, इसका भी 20 डिग्री था, मैंने इसको कर दिया 30 डिग्री कर दिया। अब जब मैंने इसका टेम्परेचर 30 डिग्री कर दिया तो हुआ क्या, हुआ ये कि मेरा जो पहले 204 ग्राम इस 100 ग्राम में डिसॉल्व हो रहे थे, अब यहाँ पे हुए मेरे 238 ग्राम डिसॉल्व। कितने वाटर में, 100 ग्राम वाटर में, किस टेम्परेचर पे, 30 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन जब मैंने इसका टेम्परेचर 30 डिग्री किया तो इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, ये 36.5 तक गया या 37 तक गया, मतलब इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा टेम्परेचर का। इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसमें मोर सोल्यूट क्या हो गए, ऐड हुए, ज़्यादा सोल्यूट ऐड हुए। तो मैंने कहा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो और सोल्यूट भी क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो मैंने बोल दिया टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोर सोल्यूट ऐड हो सकते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करके सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर मोर सोल्यूट ऐड किए, अब इस सोल्यूशन को मैंने नाम दिया किसका, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का।
इसको किसका नाम दिया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करके उसके अंदर और सॉल्यूट को ऐड किया, ऐसे सॉल्यूशन को किसका नाम दिया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया। तो बच्चे मकसद था समझाने का सॉल्यूशन और आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन और आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अब मूव करते हैं किसके ऊपर? सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब मैं ये कहानी क्या करता हूँ, फिर एक दफा से रिपीट करता हूँ। अब मैं ये कहानी को क्यों रिपीट कर रहा हूँ और कैसे रिपीट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या काम किया, फिर से कहानी को रिपीट करते हुए मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया। अब इस बीकर के अंदर मैंने वाटर डाला 100 ग्राम और मैंने यहां पे टेम्परेचर कितना रखा हुआ? 20 डिग्री रूम टेम्परेचर ही रखा। अब इस 100 ग्राम के अंदर मैंने उसी तरह से साल्ट डालना ऐड किया। कौन सा साल्ट? वही कॉमन साल्ट आपका। जब मैंने इसके अंदर कॉमन साल्ट डालना स्टार्ट किया तो इसके अंदर कितने ग्राम साल्ट डिजॉल्व हुए? 36 ग्राम साल्ट क्या हो गए? इसके अंदर डिजॉल्व हो गए और ये सॉल्यूशन क्या बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन क्या बना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। अब किसी खास टेम्परेचर, अब सुनना गौर से ये बात, अब किसी खास टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है या कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, उसे आप क्या बोलते हो? उसे इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। मैंने क्या बोला? रिपीट करता हूं। किसी खास टेम्परेचर के अंदर, किसी खास टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट ग्राम है, सॉल्यूट की कितनी अमाउंट 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकती है, उसे उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। जैसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या लिखी मैंने लिखा हुआ है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature is called solubility of the solute in that solvent। कहता है कि आपके सॉल्यूट के कितने ग्राम डिजॉल्व हुए, नंबर ऑफ द ग्राम डिजॉल्व हुए किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। क्या काम करने के लिए? उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जिक्र नहीं किया, तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि किसी खास टेम्परेचर के ऊपर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम डिजॉल्व हुए, इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए उसे बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी? इस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी किसी खास टेम्परेचर पे और किसी खास सॉल्वेंट के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब जैसे मेरे साल्ट के 36 ग्राम डिजॉल्व हुए ना 100 ग्राम के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो मेरे पास ये साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट होगी। मतलब के साल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी हुई? 36 ग्राम हुई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हर एक सॉल्वेंट की, हर एक सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सेम नहीं रहती। जैसे मैंने 36 ग्राम साल्ट को 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो वो उसने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। अब मैं क्या काम करूं, यहां पे मैंने साल्ट लिया हुआ था NaCl। अब जब मैंने NaCl लिया हुआ था, इसको मैं चेंज करके अगर मैं क्या काम कर दूं, पोटाशियम नाइट्रेट ले लूं, KNO3 ले लूं। अब आपका जो पोटाशियम नाइट्रेट है ये जब 32 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिसॉल्व हुआ ना, इसको क्या करने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वो कितना डिसॉल्व हुआ? वो 32 ग्राम डिसॉल्व हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास जो KNO3 है इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी? 32 ग्राम आएगी पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। कितने डिग्री के ऊपर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो मैंने बोला कि आपके जो डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे मैंने शुगर ले लिया, मैंने शुगर को डाला जब
आप मुझे बताओगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। जब मैंने शुगर को डाला 100 ग्राम वाटर के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब मेरे पास शुगर कितनी इसमें डिजॉल्व होगी, तो इसमें डिजॉल्व होगी कितनी, बोले जी कितनी होगी, तो होगी 204 ग्राम इसके अंदर डिजॉल्व होगी। तो मेरे पास ये शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी आएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो आएगी 204 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट आएगी। तो इसका मतलब डिफरेंट सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब मैंने एक काम किया, मैंने क्या काम किया, यहां पे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास आपका शुगर होगा इसके 38 ग्राम डिजॉल्व हुए। तो मैंने बोला टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी क्या हुई, इसकी डिक्रीज हुई किसी खास टेम्परेचर पे। इसको आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि डिफरेंट जो सॉल्यूट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब बच्चों ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट चेंज विद द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब के सेम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे मैंने पहले सॉल्यूट लिया हुआ था, कौन से सॉल्यूट लिए हुए थे, मैंने लिया हुआ था साल्ट और मैंने सॉल्वेंट लिया हुआ था वाटर। इस वाटर को 100 ग्राम लिया हुआ था 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब मेरे पास ये जो साल्ट था ये 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना डिजॉल्व हुआ था, 36 ग्राम डिजॉल्व हुआ था। अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने ये किया कि इस सॉल्वेंट को मैंने चेंज कर दिया। सॉल्वेंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसमें सॉल्यूट वही डाला, मतलब साल्ट ही डाला, कॉमन साल्ट NaCl डाला। अब यहाँ पे मैंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम ले लिए किसके, मेथनॉल के। अब जब मेथनॉल के अंदर मैंने साल्ट डाला तो वो कितना डिजॉल्व हुआ, वो हुआ 0.6 ग्राम डिजॉल्व हुआ। मतलब के सेम सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे मैंने शुगर को मेथनॉल के अंदर डाल के देखा, 100 ग्राम लिया मेथनॉल, इसके अंदर जब शुगर को डाला वो कितना डिजॉल्व हुआ, 10 ग्राम। वहां पे शुगर 204 ग्राम डिजॉल्व हो रहा था, यहां पे शुगर उतना ही शुगर, वही शुगर आपका 100 ग्राम मेथनॉल के अंदर कितना डिजॉल्व हो रहा है, वो डिजॉल्व हो रहा है 10 ग्राम। तो मैंने बोला कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। मतलब कि एक सेम सॉल्यूट डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर भी उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो यहां तक समझ आ गई। अगर आ गई तो आगे मूव करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं बोलता हूं कि अब ऐसा भी नहीं है कि हर एक अब किसी भी सॉल्यूट को उठा लो और हर एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना स्टार्ट कर दो, वो डिजॉल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्युबिलिटी का फैक्टर अफेक्ट करता है जिससे बोलते हैं आप सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। और ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन है ये एक जनरल प्रिंसिपल पे अफेक्ट करता है, जिस प्रिंसिपल का नाम होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। अब ये लाइक डिजॉल्व लाइक क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आप क्या काम करो, अगर आप करो, आप अपना जो सॉल्यूट है उसे पोलर लो, उसे क्या लो, पोलर लो। अब अगर उसे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो वो क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जैसे आपने यहां पे सॉल्यूट लिया हुआ पोलर, कौन सा, आपने साल्ट लिया, NaCl लिया, हाईली पोलर सॉल्यूट लिया। इसको जब डिसॉल्व किया किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो इसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो गया और आपके अंदर आपका सॉल्यूशन बन गया। और लाइक डिसॉल्व लाइक क्या कहता है ये प्रिंसिपल, ये बोलता है पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो होगा। फिर कहता है अगर आप नॉन पोलर सॉल्यूट को लोगे और उसको डिसॉल्व कर दोगे किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो फिर भी क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने आयोडीन लिया, आयोडीन को बेंजीन के अंदर या क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व किया तो वो उसके अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, क्योंकि बोथ आर नॉन पोलर। अब लाइक डिसॉल्व लाइक कहता है
क्या बोलता है, वो बोलता है अगर आप ले लो पोलर सल्यूट ले लो, जैसे कि आप ले लो NaCl ले लो, अब इसको अगर सॉल्युबल, अब इसको डाल दो किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, लाइक बेंजीन के अंदर, इत्र के अंदर, किसी के अंदर भी डाल दो आप, किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या NaCl पोलर सॉल्युबल हो जाएगा नॉन पोलर में? नहीं होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक कहता है कि आपका जो पोलर सल्यूट होता है वो कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। फिर क्या बोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक बोलता है कि अगर नॉन पोलर सल्यूट ले लो, उसको डिजॉल्व करने की कोशिश करो किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, फिर भी वो डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे कि नॉन पोलर, आप आयोडीन आप ले लो, बेंजीन या कोई भी ले लो नॉन पोलर सॉल्वेंट, आप उसको अंदर, उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करो तो उसके अंदर वो डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब अब हमें ये पता चल गया कि कौन से सॉल्यूट किन सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। तो बच्चों जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं ना, ये भी डिपेंड करते हैं एक फैक्टर के ऊपर जिसका नाम है टेम्परेचर। क्या कि ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो रहे हैं ना, इन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने से ये डिक्रीज होंगे, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आगे मूव करते हैं किसके ऊपर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी की, मतलब सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चों यहाँ पे होते हैं तीन केसेस आपके, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी हो जाती है, कुछ सॉल्यूट की, कुछ की डिक्रीज हो जाती है, कुछ की सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, उन सॉल्यूट्स की जिनमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करके उनकी सॉल्युबिलिटी को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो पहले केस को डिस्कस कर लेते हैं, इंक्रीज ऑफ सॉल्युबिलिटी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। आपके पास कुछ सॉल्यूट्स होते हैं, कुछ साल्ट्स होते हैं, जैसे आपके हो गए पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, आपके पोटेशियम क्लोराइड। अब जब इनका जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, इनको किसी भी सॉल्यूट के अंदर आप क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो। जैसे मैंने क्या काम किया, इनमें से कोई भी लिया लेके, जैसे सोडियम नाइट्रेट ले लिया, इसको क्या कर लिया, इस सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व किया। अब जब मैं इसको इसके अंदर डिसॉल्व करूंगा तो मुझे क्या फील होगा कि आपका ये जो कंटेनर ये कूल हो रहा है, ये ठंडा हो गया आपका कंटेनर। अब ये कूल क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि NaNO3 कब डिसॉल्व होगा इस सॉल्वेंट के अंदर, जब इनके दरमियान में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी ये ब्रेक होगी। अब जब ये अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक होगी तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट होगा, इस सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स को जो इन दो आयंस के दरमियान में, इसको ब्रेक करने के लिए आपको हीट एनर्जी चाहिए। वो आती कहाँ से, वो आती है सराउंडिंग मॉलिक्यूल से। जब सराउंडिंग मॉलिक्यूल से एनर्जी आती है, इसको ब्रेक करती है, तो कंटेनर क्या हो जाता है, आपका कूल हो जाता है। तो बच्चों ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर क्या होता है, आपका इस प्रोसेस को होने के लिए हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऐसे प्रोसेस को आप एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम देते हैं। जिस तरह से आपके एक रिएक्शंस भी होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिनमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इस सॉल्यूशन प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड थी और एब्जॉर्ब हुई, तो ये सॉल्यूशन जो प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन फॉर्मिंग, ये जो सॉल्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस होगा, इसको बोलेंगे आप एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे आपके पास है सॉल्वेंट था, आपने सॉल्यूट लिया, आपने हीट दी, तब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से वाटर में आपने सोडियम नाइट्रेट डाल दिया, अगर हीट दोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहता है इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच अ सॉल्यूट। अब इन सॉल्यूट्स के केस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड इंक्रीज द ब्रेकिंग ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स काजिंग मोर डिसोल्यूशन। क्योंकि जो आप हीट प्रोवाइड करते हो वो क्या काम करती है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक कर देती है, जिससे क्या हो जाती है, मोर डिसोल्यूशन हो जाती है। अब बच्चों ये जो सॉल्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस होता है ना, इसमें सॉल्यूट तब तक डिसॉल्व होता रहता है जब तक आपका जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड ना हो जाए। जब
आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, उसके बाद आपका जो सॉल्यूट होगा वो मोर सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो आपका जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो इंटरलिंक करती है किसके साथ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ। तो इन केसेस में जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, जब आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जब मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाती है तो आपके पास क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब इंक्रीज करोगे तो उसमें मोर सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब मोर सॉल्यूट ऐड होगा तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। कहता है सो इन एंडोथर्मिक प्रोसेस द राइज इन द टेम्परेचर मेक्स द सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सॉल्यूशन होता है वो क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। अब नेक्स्ट केस की तरफ चले जाते हैं जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं सेकंड केस की, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बच्चों कुछ साल्ट्स होते हैं जैसे कि आपके पास हो गए लिथियम सल्फाइड हो गया, सीरियम सल्फाइड हो गया। जब आप इनको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो, जब आप इनको सॉल्वेंट के अंदर क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, यानी मैंने इनको क्या कर दिया, सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया। जब मैंने इनको सॉल्वेंट के अंदर डाला तो आपका ये जो कंटेनर है ये वर्म हो गया। अब ये कंटेनर वर्म क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि जब इन दोनों का बॉन्ड आपस में टूटा, इसने हीट एनर्जी को रिलीज किया, जिससे वो हीट एनर्जी सराउंडिंग मॉलिक्यूल में गई, उन्होंने क्या कर दिया, कंटेनर को वर्म कर दिया। तो ऐसे सॉल्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस जिनमें हीट एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ऐसे प्रोसेस को आप नाम देते हो एक्सोथर्मिक का। जैसे जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ, साथ में यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज हुई। ऐसे केसेस में होता क्या है, तो बच्चों ऐसे केसेस में आपके जो आयंस के दरमियान में ये जो बॉन्ड बना होता है ना, आपके आयंस के दरमियान में ये जो बॉन्ड बना हुआ है, जब ये टूटता है तो इस टाइम पे जो हीट एनर्जी है ना वो कम रिक्वायर्ड होती है। इसको ब्रेक करने के लिए ना एनर्जी लेस रिक्वायर्ड होती है एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू जब इनका बॉन्ड सॉल्वेंट के साथ बनता है, सॉल्वेंट के साथ इसका बॉन्ड बना, जब सॉल्वेंट के साथ इसका बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो क्या हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, दूसरे मॉलिक्यूल के पास चली जाएगी, जो क्या काम कर देगी, कंटेनर को वर्म कर देगी। तो बच्चों ऐसे सॉल्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर, ऐसे सॉल्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो होता क्या है, आपका जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। एज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिक्रीज। तो बच्चों जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपकी जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अब जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई उस सॉल्यूट की, जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई तो अब सॉल्यूट की अमाउंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कम चाहिए होगी। तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि आपके एज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिक्रीज। अब जब आपकी सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, अगर वो कम हो गई, क्या कहता है, एज द कैपेसिटी टू कीप अ सॉल्यूशन सॉल्युबल डिक्रीज, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होता है वो इनसॉल्युबल हो जाता है, वो आके नीचे बैठ जाता है, वो आके क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर राइज इन द टेम्परेचर के बाद आपका जो सॉल्यूशन बन जाता है वो बन जाता है अनसैचुरेटेड। जिस तरह से प्रीवियस केस में हमने डिस्कस किया था कि राइज इन द टेम्परेचर से क्या हो रहा था, आपका सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड बन रहा था, क्योंकि जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो मोर सॉल्यूट वहां पे ऐड हो रहा था। लेकिन इस केस के अंदर
टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो सल्यूट है उसकी सॉल्युबल होने की जो अमाउंट है, जितनी अमाउंट ऑफ सल्यूट पहले डिजॉल्व हो रहा था कम टेम्परेचर के ऊपर, अब टेम्परेचर जब ज्यादा किया वो सल्यूट की जो अमाउंट है अब उसमें कम डिजॉल्व हो रही है। अब इस केस के अंदर राइज इन टेम्परेचर क्या काम कर देता है, रिजल्ट इन मेकिंग अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये था केस नंबर 2। अब बात कर लेते हैं किसकी, केस नंबर 3 की। मैं रेज करके लिखता हूं जिसमें नो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी होता है। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, केस नंबर 3 की, जिसमें कहता है नो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, जिसमें सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जैसे मैं ले लूँ NaCl। जब इस NaCl को मैं वाटर में क्या करूँ, डिजॉल्व करूँ। जब मैंने NaCl लिया, इसको किस में के अंदर डिजॉल्व किया, NaCl को वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ से ना तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है ना तो एब्जॉर्ब हो रही है, ना तो दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक ना दिस प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। साल्ट लाइक NaCl शो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज और डिक्रीज ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। कहते हैं इन सच अ केस ड्यूरिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब नर गिवन आउट, एज अ रिजल्ट टेम्परेचर रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। जिसके नतीजे में जो टेम्परेचर रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब टेम्परेचर आप खुद से भी अगर इंक्रीज भी कर दो यहाँ पे तो साल्ट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने पीछे सॉल्युबिलिटी में एग्जांपल जब ली थी, हमने क्या काम किया था, 20 डिग्री से जब 30 डिग्री पे गए थे तो वहाँ पे भी क्या हुआ था, कुछ खास फर्क इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर नहीं पड़ा था। लेकिन शुगर को जब हमने देखा था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 204 थी, लेकिन 30 डिग्री पे 238 हो गई थी। तो कुछ सल्यूट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, कुछ ऐसे होते हैं सल्यूट जिनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ये था आज का टॉपिक जिसमें सॉल्युबिलिटी को पढ़ा, डिटेल से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी को पढ़ा, 3 केसेस पढ़े। टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, दूसरा राइज इन टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, तीसरा हमने पढ़ा नो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों ये था इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।